हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक की सीरीज में सेकंड वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2015 में लॉन्च की थी ताकि सभी फार्मर्स को पता चल सके उनकी सॉइल किस टाइप की है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या नहीं है, और ताकि वो फर्टिलाइजर्स की एप्रोप्रिएट डोसेज इस्तेमाल कर सकें। आमतौर पे क्या होता है कि वो कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल करने से एक तो सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान होता है और दूसरी बात उनकी इनपुट कॉस्ट फार्मिंग की बढ़ जाती है, उनके पैसे ज़्यादा लगते हैं। Soil Health Card Scheme targets to cover all 14 crore farm holdings। मार्च 2017 में जब मैंने PIB देखा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रिंट हो चुके थे और उसमें लगभग 5.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा चुके थे और मई में 7.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और 14 करोड़ टोटल फार्म होल्डिंग्स को कवर करना है। एडवांटेजेस आपको अभी बताए, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर विल रिजल्ट इन सेविंग्स फॉर फार्मर्स और हायर यील्ड तो होगी अगर न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएटली अप्लाई किए जाएंगे सॉइल में। अब देख सकते हो यहाँ पे एक सैंपल सॉइल हेल्थ कार्ड दिखाया गया है। इसे इशू किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, याद रखना। पहला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसी डिपार्टमेंट के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आता है। थर्ड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। तीनों डिपार्टमेंट्स को सेक्रेटरीज हेड करते हैं और आमतौर पे सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं। अब यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सॉइल टेस्ट के रिजल्ट्स, कितना पीएच है सॉइल का, ऑर्गेनिक कार्बन कितना अवेलेबल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे अमाउंट कितने कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि सल्फर कितना ऐड होना चाहिए, जिंक, बोरॉन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर रेफरेंस यील्ड, फर्टिलाइजर कौन कौन सा ऐड किया जाना चाहिए, NPK का क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए अलग अलग क्रॉप के लिए। पैडी के लिए यहाँ पे वीट लिखा जा सकता है, बार्ले लिखा जा सकता है, कॉटन या जो भी क्रॉप उस एरिया में उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक रबसिस, रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे डेवलप किया रबर बोर्ड के अंडर रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। दोनों ही केरला के कोट्टयम में लोकेटेड हैं। केरला एक बड़ा प्रोड्यूसर है रबर का, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इनफैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रबसिस की वेबसाइट, लिखा हुआ है फॉर ऑप्टिमाइजिंग फर्टिलाइजर यूज, अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक चीज याद रखिए, जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस, टोबैको और रबर, इन सभी के जितनी भी मैनेजमेंट के लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू बनाई जाएंगी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्रॉप्स की मेनली एक्सपोर्ट डिमांड होती है। ये सारी क्रॉप्स एक्सपोर्ट करने के लिए ही उगाई जाती हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसमें अलग अलग प्रीमियम के रेट्स 2%, 1.5% और 5%। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रीमियम। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को, कमर्शियल क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए 5% प्रीमियम देना पड़ेगा फार्मर को। 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए देना पड़ेगा क्योंकि खरीफ क्रॉप्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ये मॉनसून डिपेंडेंट होती हैं। और रबी क्रॉप्स जो सबसे कम वल्नरेबल होती हैं, कम रिस्क की होती हैं, उसमें सबसे कम प्रीमियम 1.5%। ये सब्सिडाइज्ड प्रीमियम रेट्स हैं। बचे हुए प्रीमियम के रेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी को या फिर और कोई इंश्योरेंस कंपनी जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एम्पैनल किया है कि वो फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट क्या होगी इंश्योरेंस की बड़ी कैलामिटीज के लिए, वाइड स्प्रेड कैलामिटीज जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, इन सब के लिए यूनिट एरिया होगी इंश्योरेंस की विलेज या फिर विलेज पंचायत लेवल। और लोकलाइज्ड कैलामिटीज के लिए जो बहुत थोड़े से एरिया में आती हैं उनके लिए यूनिट ऑफ इंश्योरेंस होगी फील्ड ऑफ इंडिविजुअल फार्मर। इसमें ये लोकलाइज्ड कैलामिटीज में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किसी एक खेत में अगर पानी भर गया है, इनंडेशन हो गया है, किसी एक छोटे से एरिया में लैंडस्लाइड आया है, या फिर हेल स्टॉर्म आया है। हेल स्टॉर्म का मतलब ओले पड़ना। रिस्क जो कि कवर किए जाएंगे उसमें सबसे पहला यील्ड लॉस, दूसरा प्रिवेंटेड सोइंग। प्रिवेंटेड सोइंग अगर कई बार रेनफॉल डिले हो जाती है तो फार्मर्स सो नहीं कर पाते हैं, उसे प्रिवेंटेड सोइंग की कैटेगरी में डाला जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सिर्फ उन क्रॉप्स के लिए कवर किए जाएंगे जिनको काटने के बाद कुछ दिनों के लिए बाहर सुखाना पड़ता है। अगर उनको नुकसान हो जाता है, उसमें कोई पेस्ट आ जाता है, तो उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहेंगे। लास्ट, लोकलाइज्ड कैलामिटीज जो भी मैंने बताया, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, इनंडेशन हो जाता है किसी फील्ड में, वो सब चीज़ें। अब दिसंबर 2016 में लगभग 26.5% फार्मर्स को इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर कर लिया गया था। टारगेट है 50% साल 2018 से 19 तक कवर करना, और उसके बीच का इंटरमीडिएट टारगेट है 40% 2017 से 18 तक कवर कर लेना। अब देखते हैं एक और इंश्योरेंस की स्कीम जो कि सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, रेवेन्यू इंश्योरेंस सिस्टम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। उसमें टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम, टोबैको ये सब आएंगे। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट ग्रोअर्स ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम, टोबैको फ्रॉम रिस्क ऑफ वेदर एंड प्राइस एंड फ्रॉम इनकम लॉस कॉज्ड बाय फॉल इन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्राइसेस। तो इसकी वाइडर कवरेज है इन टर्म्स ऑफ क्या क्या लॉसेस कवर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइस फ्लक्चुएशंस को नहीं कवर किया जाता। ये सिस्टम जो कि सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप्स है, इसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक प्राइसेस में होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। द स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट बेसिस इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम एंड तमिलनाडु बाय कमोडिटी बोर्ड्स थ्रू सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी। कमोडिटी बोर्ड्स कौन कौन से हैं? कई बोर्ड्स बनाए गए हैं कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, टोबैको बोर्ड, ये सब, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं ये सारे बोर्ड्स भी, और साथ ही साथ ये स्कीम भी, रेवेन्यू इंश्योरेंस सिस्टम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि उन्होंने स्टार्ट किए हैं ताकि रिसर्च जो कि लैब्स में की जाती है वो असल फार्मर्स तक पहुंच सके। पहला प्रोजेक्ट फार्मर फर्स्ट। फार्मर फर्स्ट एम्स एट एनरिचिंग फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। फार्मर फर्स्ट में ये कोशिश है कि रिसर्चर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स और फार्मर्स के बीच में एक नेटवर्क बनाया जा सके ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो रिसर्च से लैंड तक। नेक्स्ट, आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, देखा भी होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकल के लोग सेकेंडरी सेक्टर और सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए Arya scheme aims to attract and empower the youth in rural areas to take up various agri enterprises. Food processing industries को establish किया जाए गांव में एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ ही, ताकि वैल्यू एडिशन हो सके और नए लोग, यूथफुल स्किल्ड लोग एग्रीकल्चर में रिटेन किए जा सकें। द प्रोजेक्ट इज रनिंग इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 25 स्टेट्स थ्रू कृषि विकास केंद्रास। थर्ड प्रोजेक्ट मेरा गांव मेरा गौरव। इसमें ICAR के साइंटिस्ट कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और उनको अच्छे से डेवलप करवाने की कोशिश करेंगे, फार्मर्स को असिस्ट करेंगे ताकि वो टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का एरिया, और सेमी एरिड जहाँ पे बारिश कम होती हो, बहुत ज़्यादा कम ना होती हो, जहाँ बहुत कम होती हो वो एरिड रीजन होता है। इट कंडक्ट्स एग्रीकल्चरल रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट। इट वॉज फाउंडेड इन 1972 और इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना के हैदराबाद में। ये ICRISAT की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। It is an international non-profit organization that undertakes scientific research for development. इंटरनेशनल NGO है
जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में रिसर्च करती है। वी बिलीव ऑल पीपल हैव अ राइट टू न्यूट्रिशियस फूड एंड अ बेटर लाइवलीहुड। ये पूरी दुनिया को फूड सिक्योर बनाने की डायरेक्शन में अपना काम करते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल और फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया आर नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इंडिया में कई सारे त्यौहार खेती से संबंधित हैं। वो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो सकते हैं, वो सोइंग फेस्टिवल हो सकते हैं, अलग अलग तरह के डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं उन फेस्टिवल्स में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला, नाजू फेस्टिवल इन नागालैंड। ये फेस्टिवल नागालैंड में पोचुरी ट्राइब सेलिब्रेट करता है जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट, लोहड़ी इन पंजाब, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल कटने के बाद मनाया जाता है। थर्ड, हरेली इन छत्तीसगढ़, जिसमें बैगा ट्राइब्स वहाँ के ये भगवान से पूजा करते हैं कि उनकी डिसीज फ्री क्रॉप हो और अपने जो भी फार्म इक्विपमेंट्स हैं उनकी पूजा करते हैं। और लास्ट, चापचारकुट इन मिजोरम, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पहले जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, तो तब मनाया जाता है। सभी के सभी फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टर्म्स इज नॉट यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए इसमें से कौन सी टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती है। पहला, झूमिंग, तो इस्तेमाल किया जाता है असम, मेघालय और मिजोरम के लिए। पमलोऊ, ये इस्तेमाल किया जाता है मणिपुर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। दीपा वर्ड छत्तीसगढ़ के बस्तार में इस्तेमाल होता है। मिल्पा वर्ड मैक्सिको में इस्तेमाल किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, तो मिल्पा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में लगभग 31% लोग शहरों में बसते हैं और 69% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इसको आमतौर पर अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 30-70 की रेशियो भी कह दिया जाता है। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन, आंकड़े वाले सवाल बैंकिंग के कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो नाबार्ड हो या आरबीआई हो। इसीलिए इस वीडियो में भी और आने वाली वीडियोस में भी इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता रहेगा। सी इसका सही आंसर है, 31:69। फोर्थ क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज इंडियन सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज रिसेंटली। कोलकाता में रिसेंटली इंडियन सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह साहब भी वहां पे आए थे और इस सीड कांग्रेस का टॉपिक था सीड ऑफ जॉय। इंडियन सीड इंडस्ट्री जो कि काफ़ी लैक करती है, उसको प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है और उसी पे कुछ चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टारगेट फॉर एनुअल एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट सेट बाय 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान पता होगा, साल 2012 से 17 तक। उसके हिसाब से सालाना एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट लगभग 4% होनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हो दो टेबल्स में अलग अलग ईयर्स में एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट दी हुई है। 5.1% साल 2005-06, उसके बाद 4.2, 5.8, फिर एकदम से गिर गई 0.1, 0.8 और एकदम से 8.6 बढ़ गई। ये आप कई बार नोटिस करोगे, कई सालों में नोटिस करोगे कि 1-2 साल कॉन्जिक्यूटिवली ग्रोथ रेट स्लम्प होने के कारण, बहुत ज़्यादा कम हो जाने के कारण एकदम से उछाल आ जाता है। एक वजह तो उसकी होती है अच्छा मॉनसून। जब अच्छा मॉनसून आएगा, खेती अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। दूसरी वजह होती है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब अगर पिछले सालों में ग्रोथ कम हुई है, बेस छोटा है, तो ज़्यादा ग्रोथ इंडिकेट की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5%, 4.2% नेगेटिव आई, फिर 1.2 आई और इसके अगले साल 2016-17 में ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की ओवर 4% रहने के अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। केल्प्स इनमें से कौन सी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं? क्या वो फंगाई हैं, क्या वो प्लांट्स हैं, या फिर वो एल्गे हैं, या फिर वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं? एल्गे इसका सही आंसर है।
केल्प्स कुछ एल्गे होते हैं जो कि आमतौर पे अंडर वाटर पाए जाते हैं, समुद्र में, ओशंस में पाए जाते हैं, और इनसे केल्प फॉरेस्ट्स भी बनते हैं जहाँ पे हाई डेंसिटी में केल्प्स प्रेजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है, वहाँ पे केल्प फॉरेस्ट्स बनते हैं। Next question, 3 statements are given to you. You have to tell to which type of soil found in India do these statements correspond. ये तीनों statements कौन से टाइप ऑफ सॉइल से संबंधित हैं? पहला, these soils develop in areas with high temperature and high rainfall. These soils are result of intense leaching due to tropical rains. Leaching क्या होता है? Leaching होता है loss of water soluble plant nutrients from soil due to rain and excessive irrigation. जब बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होगा, चाहे बारिश की वजह से चाहे इरीगेशन की वजह से, तो कुछ वाटर soluble nutrients बह जाएंगे, निकल जाएंगे सॉइल में से, उसे हम कहते हैं लीचिंग। और इस इंटेंस लीचिंग की वजह से एक तरह की सॉइल बनती है, और इसी कारण से ह्यूमस कंटेंट इन सॉइल्स में काफ़ी पुअर होता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या एलुवियल सॉइल से रिलेटेड हैं, ब्लैक सॉइल से, लेटराइट सॉइल से, या एरिड सॉइल से? लेटराइट सॉइल इसका सही आंसर है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये लेटराइट सॉइल इंडिया में किस किस एरियाज में पाई जाती है। और एक सजेशन भी, क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और क्लास 11th की ज्योग्राफी की ही एनसीईआरटी में सॉइल्स नाम से एक एक चैप्टर दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लें, अच्छे से रीडिंग जरूर मार लें। 8th question, a few schemes related to ensuring food security in the nation are given below. Which of the following is not correctly matched? पहला, revamped public distribution system to provide benefits of PDS to poor in all areas. ये गलत मैच किया गया है। रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम 1992 में लॉन्च की गई थी और इसे देश के 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट किया गया था। इसका मकसद था कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। नेक्स्ट, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, ये भी गलत स्टेटमेंट है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का पर्पस था टू टारगेट पुअर इन ऑल एरियाज, सभी इलाकों के गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएं। अंत्योदय अन्न योजना टू टारगेट 1 करोड़ ऑफ पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज, ये सही स्टेटमेंट है। जो पुअरेस्ट अमंग पुअर है उनकी टारगेटिंग के लिए अंत्योदय अन्न योजना स्कीम साल 2000 में लॉन्च की गई थी। टीपीडीएस साल 1997 में लॉन्च किया गया था और आरपीडीएस मैंने आपको बताया साल 1992 में किया गया था। तो आंसर इसका सी है। बोथ 1 और 2 गलत स्टेटमेंट्स है, 3rd ही सिर्फ सही है। और आपसे पूछा गया था कौन सी गलत है। Recently, India signed an agreement that involved setting up of integrated infrastructure centers for irradiation treatment of perishable food items to improve shelf life and cut post-harvest losses. With which country was that agreement signed by India? इंडिया ने पिछले साल रशिया से एक एग्रीमेंट साइन किया था कि दोनों देश मिलके एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी पेरिशेबल फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको इरेडिएशन के जरिए उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कि ये जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो सब चीजें कम की जा सके। 10th question, on the left side are given the names of techniques of rainwater harvesting. Which of the following is incorrectly matched? एक तरफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग की नेटिव इंडिजिनस टेक्निक दी हुई है और दूसरी तरफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। इनमें से कौन सी गलत मैच किया गया है? पहला, खादीन्स राजस्थान, ये सही मैच किया गया। इसमें एक हिल के लोअर स्लोप्स पे एक तरह से एम्बैंकमेंट एरिया बना दिया जाता है और इस एरिया के अंदर पानी आके कलेक्ट होता रहता है। ताल्स महाराष्ट्र में बिल्कुल ये पॉन्ड्स का ही एक नेटिव वर्जन है। इरिस टैंक से मिलता जुलता एक तमिलनाडु में इस्तेमाल किए जाने वाला वर्जन है। और कुल्स ये कर्नाटका में नहीं, हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है। कुल्स में जो भी एक स्ट्रीम जा रही है नेचुरल पानी की, उसके अंदर से थोड़ा सा पानी डाइवर्ट कर लिया जाता है खेती के लिए। इसको हम हिमाचल प्रदेश में कुल्स कहते हैं।
11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा सिल्क या किसी और टेक्सटाइल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत एक खास पहचान नहीं दी गई है? पहला मैसूर का सिल्क, दूसरा कांचीपुरम का सिल्क, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटका में है, मूगा सिल्क जो कि असम से आता है, भागलपुर सिल्क जो कि बिहार में भागलपुर एरिया से आता है, और लास्ट लखनऊ का चिकन क्राफ्ट जो एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है। ये सभी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, खास पहचान दी गई है इस एक्ट के तहत, और इसीलिए नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। 12th question, how much amount has been allocated for fertilizer subsidy in union budget 2017 to 18? साल 2017-18 के यूनियन बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए 70,000 करोड़ रुपए। पर यहीं पे नहीं रुकते, एक दो चीजें और जानते हैं। फूड सब्सिडी जो कि किसानों को एमएसपी देने के लिए और लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन की दुकानों के थ्रू सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, फ्यूल सब्सिडी जिसमें कैरोसिन के लिए और एलपीजी के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस बार। और फर्टिलाइजर सब्सिडी इसमें 70,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये 1,28,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए गए हैं। ये फिगर भी याद रखना। अब जाने से पहले कोट जो कि महात्मा गांधी ने कहा था, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। दुनिया में कुछ लोग इतने भूखे हैं कि अगर भगवान भी उनके सामने आना चाहते हैं तो उन्हें ब्रेड की फॉर्म में आना पड़ेगा, रोटी की फॉर्म में आना पड़ेगा।